व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान, शुरू हुई पुरानी गाड़ियों की उल्टी गिनती। सांसद की मौत पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, जरूरत पड़ी तो होगी सीबीआई जांच, लेकिन अभी जल्दबाजी ठीक नहीं। शिमला में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर पंचायत चौकीदार संघ का धरना प्रदर्शन, नीति बनाने की सरकार से कर रहे हैं मांग। फिर विकराल होने लगा कोरोना, कई राज्यों में कर्फ्यू। और पेंशन बहाली को लेकर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का विरोध जारी, शिमला में आज प्रदर्शन का 13वां दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते कल ही लोकसभा में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यानी नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान किया है। स्क्रैपिंग को अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये पॉलिसी सीधे तौर पर पुराने हो चुके वाहनों को सड़क से हटाने के लिए लाई गई है। इस पॉलिसी में आखिर क्या प्रावधान है और इससे किसको लाभ मिलेगा, आइए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। स्क्रैपिंग नीति के ऊपर प्रस्ताव रखा था, उस पॉलिसी को पूरी तरह से आपके सामने मैं आज घोषित कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी भी जोखिम बनती है और टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि BS6 के इमिशन नॉर्म्स अब हमने स्वीकार किए हैं, जिसके कारण पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल कंजम्पशन के दृष्टि से भी इस बात का विचार होना आवश्यक है। स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन का पंजीकरण खत्म होते ही वाहन को अनिवार्य फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इस नीति के अनुसार व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहता है तो उसे वाहन के जीवन का अंत माना जाएगा। यदि कोई भी वाहन इस ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा और भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। पुराने वाहनों को चलाने से लोगों को हतोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण शुल्क को बढ़ाया जाएगा। स्क्रैपिंग को आसान बनाने के लिए पूरे देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। यह एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिसमें न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहन खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलियत भी मिलेगी। एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोग, इनका सबका फायदा होगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक, ये पांचों रॉ मटेरियल जो है ये स्क्रैपिंग के कारण सस्ते हो जाएंगे। और हमारे पोर्ट में हमने 18 मीटर ड्राफ्ट बनाया है, तो पोर्ट के आजू बाजू में ऑटोमोबाइल क्लस्टर बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। तो स्वाभाविक रूप से रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण हमारे ऑटो कंपोनेंट्स के भी कीमत में काफ़ी कमी आएगी, 40% कमी आएगी। तो ये निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और ये जो स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता मिलेगा, इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यदि वाहन मालिक पुराने वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुनते हैं तो 4 से 6% तक वाहन का एक स्क्रैप मूल्य वाहन मालिक को दिया जाएगा। रोड टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर वाहन निर्माताओं को नए वाहनों पर 5% छूट देने की सलाह दी जाएगी। तो इस तरह से जो वाहन अपने जीवन चक्र के अंत में पहुंच चुके हैं, उन पुराने वाहनों पर 10-15% तक के कुल फायदों का लाभ लिया जा सकता है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी और वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वो भी मिलेगा।
एवं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ी खरीदने के लिए जो भी कोई व्यक्ति जाएगा उसको 5% नए गाड़ी के कीमत पर सहूलियत दे, इस प्रकार की एडवाइजरी भी भारत सरकार से हमने उनको दी है। और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। इससे लोगों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स और बढ़ेगी। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऐलान के बाद जाहिर तौर पर कई वाहन मालिकों की परेशानियां बढ़ गई है, लेकिन हम आपको यहां इस पॉलिसी की कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जिससे आपको नई पॉलिसी में अपना फायदा भी नजर आएगा। वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन कबाड़ में बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ तरीके भी सुझाए हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने सभी वाहन निर्माताओं को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होने पर नया वाहन बेचते समय 5% की छूट देने की सलाह जारी कर दी है। नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को 1 महीने की अवधि या जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन कबाड़ नीति से न सिर्फ वाहनों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार में भी मदद मिलेगी और ऑटो इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्ते में मसौदा अधिसूचना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का, जो सभी सम्मिलित स्टेक होल्डर की टिप्पणियां और विचार प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का अवधि तक पब्लिक डोमेन में रखा है। स्क्रैप किए जाने वाले किसी वाहन के लिए क्राइटेरिया मुख्यतः वाहनों के व्हीकल फिटनेस पर, जो कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से और प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा और एंड ऑफ लाइफ है वो स्क्रैपिंग में जाएगा। वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से संरक्षा उपस्करों के, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है, उसके अनुसार होगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात ही अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या मामले को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी मामले की जांच करवाई जाएगी, लेकिन अभी इस मामले को लेकर कुछ भी कहना और करना जल्दबाजी होगी। ये बात मुख्यमंत्री ने प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की ओर से दिवंगत सांसद की मौत को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कही। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या का मामला सदन में लाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांसद का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, उसके बाद प्रदेश में अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि सांसद की आत्महत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामले में राजनीति करना गलत है और सोशल मीडिया में भी तथ्यहीन टिप्पणी करना बेहद गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ हुई बातचीत में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्वास्थ्य ही कारण लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन से सांसद काफी अस्वस्थ थे और कायाकल्प पालमपुर से भी उन्होंने कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लिया। इसलिए अभी कुछ कहना और करना जल्दबाजी होगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश के पंचायत चौकीदारों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बजट में चौकीदारों के लिए नीति न बनाए जाने और वेतन में वृद्धि न होने से पंचायत चौकीदार नाराज चल रहे हैं। संघ ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है और पंचायत चौकीदार फिलहाल अभी 2 दिन की हड़ताल पर गए हैं। अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी संघ ने दी है। संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि जब से पंचायतों का गठन हुआ है, चौकीदार तभी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ना तो उनके वेतन में वृद्धि हुई और ना ही उनके लिए कोई नीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि वह पंचायतों में 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी देते हैं और उनसे अन्य सेवाएं भी ली जाती है। पिछले साल उनकी फाइल कैबिनेट में गई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है।
यही कारण है कि आज उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं जगदीश चंद जी, जिला मंडी से पंचायत चौकीदार संघ हिमाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ, तहसील सरकाघाट से। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था, क्योंकि हमारे साथ जो बड़ा सताला व्यवहार हो रहा है, हमारी एक ऐसी मांग है पॉलिसी के लिए। जैसे कि और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई, वैसे ही हमारी भी पॉलिसी बनाई गई। हमारी पॉलिसी की फाइल जो थी फरवरी 2020 में 23 में कैबिनेट हुआ था, उसमें लगाई गई थी, उसको डिफेंस किया गया है। आज 1 साल 3 महीने हो गए, उस फाइल का आज तक कोई पता नहीं है। आज इस महंगाई को दे करके 45-46 रुपये दे करके जो पंचायत चौकीदार 1971-72 में लगा हुआ है, आज जो नरेगा के कर्मचारी थे वो भी रेगुलर हो गया, जो नरेगा 7-8 में चला था। तो उस चौकीदार ने कौन सा ऐसा जुल्म किया है कि उसके लिए जो है सरकार के पास धन का प्रावधान नहीं है। अगर सरकार के पास चौकीदार के लिए कोई धन का प्रावधान नहीं है, अगर चौकीदार के बिना ही पंचायत चल सकती है, तो ऐसा करो कि इस पंचायत चौकीदार की पोस्ट को ख़त्म ही कर दिया जाए, ताकि जो है मतलब वो अपने मनरेगा में लगा करके आज 250-300 रुपये दिहाड़ी है, अगर मनरेगा में लगाएगा वो दिहाड़ी तो अपने परिवार का पालन पोषण तो कर सकता है। आज जो है मतलब सबको जो है स्टॉल पर मतलब हाजिरी लगाने की जरूरत है। केवल एक पंचायत चौकीदार जो है वो केवल जो सरकारी कर्मचारी है रेगुलर है, उसी कापी के ऊपर चौकीदार की हाजिरी लग रही है, और सरकारी कर्मचारियों के साथ भी। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा से तौला व्यवहार जो है वो चौकीदार के साथ क्यों हो रहा है। और हमारे मंत्री जी वीरेंद्र कंवर जी 2 बार जनता टीवी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि मतलब पिछले साल बोला था इन्होंने कि ये जो मार्च का सत्र चला हुआ है 20 का, इससे पहले पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी लागू की जाएगी। 20 वाला सत्र तो चला गया, 21 वाला भी कर जाने वाला है, पर वो पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी आज तक नहीं बनी। तो मैं पंचायती राज मंत्री जी से भी जानना चाहता हूँ कि क्यों हमारे साथ ऐसा सताला व्यवहार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आप विधानसभा, अब इसके बाद जो है हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद जो है हम शांतिपूर्वक जो है विधानसभा जाएंगे और सरकार से मिलेंगे। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो आगे कैसे? अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो कल भी 10 बजे ठीक हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ होगा। उसके बाद 12 बजे के बाद दोबारा हम विधानसभा जाएंगे। कोरोना के मामले देश में रोज बढ़ रहे हैं। कल 35,000 से ज़्यादा नए मामले मिले थे और अब पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की संख्या 39,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 155 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। सरकारें सख्ती दिखा रही हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार है कि थम नहीं रही। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। वहीं लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। देश में कोविड के केस मार्च 2020 से बढ़ने शुरू हुए और सितंबर के मध्य में प्रतिदिन 97,000 केस आते थे। यानी एक दिन में औसतन 97,000 नए केस देश में आते थे और फिर मध्य सितंबर से वो लगातार गिरते गए और जो प्रतिदिन औसतन 97,000 की दर थी वो घटकर 9,000 औसतन प्रतिदिन हो गई। 97,000 से घटकर 9,000 और फिर बढ़नी शुरू हुई, जो चिंता का विषय है। भारत में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तमाम पाबंदियों और टीकाकरण के बावजूद शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के 39,726 नए मामले सामने आए हैं। लोएस्ट पॉइंट प्रतिदिन आने वाले नए केसेस का 9 फरवरी को इस देश में हुआ, जबकि 9,110 नए केस एक दिन में आए। 9 फरवरी के बाद कुछ राज्यों में नए केसेस बढ़ने की वजह से ये बढ़ना शुरू हुआ। 21 फरवरी को 14,264 नए केस देश में आए, 4 मार्च को 17,000 और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 28,902 नए केस प्रतिदिन की दर है। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,15,14,331 पहुंच गया है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 2,71,282 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार के आंकड़े इस साल में एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा है। कि पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले 2 सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई। अकेले महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना के कुल एक्टिव केसों के 65% मामले सामने आए हैं।
बीते कल भी सिर्फ महाराष्ट्र से ही कोरोना वायरस के 25,833 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ राज्य भी हैं जहां कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि नए केसेस कहाँ आ रहे हैं। ये जो लाल रंग के ज़िले हैं ये 70 ज़िले हैं, 16 राज्यों में 70 ज़िले, जहाँ की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। और जो ऑरेंज रंग से ज़िले दिख रहे हैं वो 55 ज़िले हैं और 17 राज्यों में वो 55 ज़िले हैं। वहाँ पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई कि ये जो अधिकांश ज़िले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। महाराष्ट्र में जब हम आपसे बात कर रहे हैं देश के एक्टिव केसेस का 60% केंद्रित है। महाराष्ट्र में 1 मार्च को लगभग 7,700 नए केस आते थे प्रतिदिन। 15 दिन में ये संख्या बढ़कर 7,700 से 13,527 हो गई। ये औसत नंबर हैं। चिंता की बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का वो लगभग 11% हुआ करता था 1 मार्च को, जो बढ़कर अब 16% से ज़्यादा हो गया। तो हमारा परामर्श राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र को, वहाँ हमने 2 केंद्रीय दल भी भेजे, ये था कि आपको टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है और टेस्ट्स की संख्या में RT-PCR के अनुपात को जो अभी 71% है उसको 71% पे या तो कायम रहना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का विरोध पिछले 12 दिनों से लगातार जारी है। शुक्रवार को भी विरोध का ये क्रम जारी रहा। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि ये विरोध देश भर में चल रहा है और शिमला में सिर्फ 11 कर्मचारी इसलिए धरने पर बैठे हैं क्योंकि यहां सरकार ने सिर्फ 11 लोगों को धरने पर बैठने की अनुमति दी है, जबकि धरने में हिमाचल के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी बैठना चाहते हैं। NPS की खामियों के कारण सरकारी कर्मचारी काफ़ी रुष्ट हैं। हमें भी दे दो पुरानी पेंशन, तुम क्यों लेते पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। एक देश 2 विधान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। OPS कम बैक, कम बैक, कम बैक। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेताया है कि अगर जल्द कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक जन आंदोलन भी बन सकता है। आवाज दो, हम एक हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार शीत निद्रा में है और उन्हें कर्मचारियों की आवाज पिछले 12 दिनों से चल रहे धरने के बाद भी नहीं सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी नहीं जागी तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। महासंघ ने कहा कि सरकार ने अपने विधायकों को सभी सुख सुविधाएं दे रखी है और सभी विधायकों की पेंशन भी है, लेकिन कर्मचारियों के साथ ही सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार को इस पर जल्द सोचना चाहिए और कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जानी चाहिए। मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। आज हमारा यहाँ 12वें दिन धरना जारी है। हालांकि हमारा ये धरना आज 13वें दिन का धरना होना था, लेकिन पिछले कल जो है माननीय जो सांसद हमारे स्वर्गीय सांसद रामस्वरूप शर्मा जी है उनकी निधन की हमें परसों खबर मिली थी, इसलिए हमने एक दिन जो है पिछले कल धरना स्थगित किया था। लेकिन आज और कल हमारा धरना जो उसी तरह जारी रहेगा जैसे जिस तरह से हमारा 7 मार्च से धरना जारी था। हम लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले 5 वर्षों से प्रयास हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हमें बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि माननीय जो सांसद और हमारे जो विधायक हैं और जो हमारे माननीय मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, जब उनकी अपने वेतन और भत्तों की बात आती है तब तो एकदम से अपने वेतन भत्तों के लिए उनको जो है कोई आर्थिक बोझ नहीं लगता या उनको आर्थिक तंगी नहीं आती। लेकिन जब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की बात आती है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात आती है, तो वो जो है हमेशा आर्थिक तंगी का रोना रोते रहते हैं। जब वो
कर्मचारियों के लिए थोड़ा बहुत डीए भी देते हैं, तो उसमें भी उनकी तरफ से ये बयान होता है कि कर्मचारियों को के डीए से जो है इतना आर्थिक बोझ, इतना अतिरिक्त आर्थिक बोझ जो है सरकार को पड़ा। तो मैं ये फिर से आप सबके मीडिया के माध्यम से ये दोहराना चाहूँगा कि हम सरकार से अपनी जो हमारा संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन, वो मांग रहे हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, आप हमें बड़े संघर्ष के लिए मजबूर ना करें। ये हमारा छोटा सा धरना था, आपने हमारे को सिर्फ 11 लोगों की बैठने की यहाँ अनुमति दी थी। हम 11 लोगों के साथ भी यहाँ पर जो है प्रतिदिन बैठ रहे हैं। अगर आप हमारी बात जल्द से जल्द नहीं सुनते, नहीं मानते, तो हम जो है इस आंदोलन को और बड़ा करने वाले हैं, इस आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स न्यूज चैनल। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।